प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की इस बड़ी बैठक में मौजूद हैं, जहां मंच पर उनका स्वागत किया गया है। बीजेपी की इस बैठक में आगे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर मंथन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में ये बैठक तब बेहद अहम जब आगे देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि इन राज्यों में अपने मुद्दे लेकर, एजेंडे को लेकर किस तरह से पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरेंगे, उसकी तैयारी हो रही है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इसी कार्यक्रम में बाहर मौजूद हैं एनडीएमसी सेंटर पर ही। रवि, क्या प्रमुखता से कोशिश है इस बैठक में बीजेपी की? सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में हाल में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर चर्चा होने वाली है। लेकिन इस समय बीजेपी की सरकार के सामने बड़ी चुनौती किसान आंदोलन है और यही वजह है कि जिस जगह पर ये बैठक चल रही है उस बैठक के बाहर, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के बाहर जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसमें खास करके महिला सशक्तिकरण और किसानों का भी जिक्र किया गया है। और इस समय लगातार वो बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के पहले आए हैं। प्रधानमंत्री की जो स्पीच होगी उसमें वो क्या बोलेंगे उसको लेकर बीजेपी के सीनियर नेता अरुण सिंह भी ब्रीफ करेंगे। हमारे साथ में नवीन कुमार है, बीजेपी के नेता। नवीन जी, बताइए कि बैठक को लेकर क्या मकसद है, जो बैठक क्या किसानों के मुद्दे पर है, क्या जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में उसको लेकर चर्चा होनी है, क्या मकसद? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। जितने पदाधिकारी हैं उनकी बैठक है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। प्रदेश की राजनीति के ऊपर, रणनीति के ऊपर तो चर्चा होनी ही होनी है। और एक राजनीतिक प्रस्ताव कि आगे हमारा क्या, हमने राजनीतिक दिशा सेट करनी है, क्या काम करना है, वो एक राजनीतिक प्रस्ताव ही पास होगा। अभी शोक प्रस्ताव जो पिछले 1.5 वर्ष के बाद ही पहली पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, इसमें जो हमारे राष्ट्रीय जितने कार्यकर्ता हैं जो रहे हैं, उनके जिनका देहांत हो गया कोरोना काल में सेवा करते हुए, और वैसे उनका एक शोक प्रस्ताव पास किया है। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद फिर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा। जैसे जैसे होगा आपको बताएंगे। इसके अलावा जहाँ पे जो होर्डिंग्स लगी है किसानों का भी जिक्र है। नहीं, इसमें आपने देखा होगा जो ये बजट है, ये 70 वर्ष बाद कोई कृषि बजट आया। और दूसरी बात कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने वाला बजट है, भारत को विश्व गुरु बनाने का बजट है। और इस बजट के अंदर जितना पहली कोरोना काल के बाद कोई आदमी, चाहे वो विपक्ष में हो और या फिर कहीं और भी विषय का हमारा कटु आलोचक भी हो, वो भी नहीं कह सकता कि बजट में कोई कमी है। मैं मानता हूं कि बजट अब तक का सबसे बेहतरीन बजट, और कोरोना काल में बिना किसी ऐसे टैक्सेस के जिसका सीधा असर किसानों को लेकर भी चर्चा, स्वाभाविक तौर पर कि हम देश के हर वर्ग के विषय में चर्चा होगी ही होगी, उसमें कोई अछूता नहीं रहने वाला। तमाम जो मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसा कि बीजेपी नेता नवीन कुमार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इसके बाद बीजेपी के सीनियर नेता अरुण सिंह और प्रधानमंत्री क्या क्या बोलेंगे और क्या बोलने वाले हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी इसी बात का इंतजार भी कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने आए और अपने विचार भी रखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र से ये एक बेहद अहम खबर आ रही है। फिर एक बार कोरोना के मामले महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार जारी है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र में 6281 नए मामले आए हैं कोरोना के, जबकि 40 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। वहां मुंबई में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों पर सख्ती बढ़ाने के लिए बीएमसी ने मार्शल तैनात किए हैं। लापरवाही बरतने वालों पर कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की याद दिलाने के लिए मार्शल की नियुक्ति की गई है। खबर यह भी है कि थोड़ी देर रात मुंबई पुलिस ने एक पब में भी छापा मारा है और कोरोना नियम न मानने पर पब पर जुर्माना लगाने के साथ केस भी दर्ज किया गया है। अलग अलग तरह से कार्रवाई करके अब कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने की कोशिश हो रही है महाराष्ट्र में। ज्योत्सना हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। ज्योत्सना, क्या बताया गया है सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर, क्या वजह है कि महाराष्ट्र में इतनी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा प्रशांत, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में कोरोना जो है वो काफ़ी नियंत्रण में था। लेकिन अभी अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर मुंबई में और विदर्भ के इलाकों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन की तरफ दोबारा जा रहे हैं क्या, ऐसा भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में मामले जो है वो काफ़ी कम हो गए थे 1.5 हफ्ते पहले, लेकिन अभी
अगर हम कल की बात करें तो कल पूरे दिन में मतलब 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 40 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई थी। और अगर मुंबई की बात करें, मुंबई का आंकड़ा जो था वो 300 से भी कम हो गया था और अब मुंबई में जो है वो 897 यानी कि लगभग 900 के करीब मुंबई में भी कोरोना के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। मुंबई हो या पूरे महाराष्ट्र में हो, प्रशासन की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी जा रही है कि जितने भी शादियां हो, कोई फंक्शन हो, उसके लिए पहले जैसे नियम थे, 2 महीने पहले जैसे नियम थे कि ज़्यादा लोगों की भीड़ ना हो, शारीरिक दूरी बनाए रखे, इस तरह के नियम को अब सख्ती से पालन करना जो है वो अनिवार्य हो गया है। स्कूल कॉलेजेस के खुले करने की बात हो रही थी, लेकिन वो भी अभी स्कूल कॉलेज जो है उसके लिए भी अभी बंद करने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। पूरे मुंबई में खुद मेयर ने सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क बांटे थे। कोरोना तो का देखा जा सकता है ज्योत्सना की सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं, लेकिन बीएमसी में भी अब सख्ती बरतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुंबई में मामले बढ़ते जा रहे हैं और मुंबई में लापरवाही की वजह से ही बढ़ रहे कोरोना मरीजों की रोकथाम के लिए अब खुद बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर सड़कों पर उतरी है। उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की, साथ ही साथ लोगों को मास्क भी उन्होंने बांटे हैं। मेयर ने लापरवाही बरतने वाले लोगों को सख्ती से नियमों का पालन करने की भी बात कही है, चेतावनी दी है। बेटा इकडे सुरक्षित करा, महापालिका तुमच्या सोबत आहे। येस बेटा इकडे सुरक्षित करा, बीएमसी की मेयर ने न्यूज 18 से बात करते हुए लगातार निगरानी का भी दावा किया और हालात बिगड़ने पर लॉकडाउन लगाने तक की भी चेतावनी दी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जो है वो खुद अब लोगों के बीच जाकर उनको मास्क दे रही है। इतना ही नहीं, लोगों को अवेयर भी कर रही है। मैम, क्या बताना चाहेंगे, क्या कोरोना इतना बढ़ चुका है कि अभी आपको उतरना पड़ रहा है? हाँ, मैं समझती हूँ, पहले मैं मुंबई का रहे, मैं नागरिक हूँ और मैं शिव सैनिक हूँ और अभी मेरा पद महापौर है। महापौर की जिम्मेदारी सब है, ऐसे लोग कहते हैं और मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य, तो मैं मेरा कर्तव्य कर रही है कि जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क देना। और मास्क ही ऐसे ही अभी है कि ये अपना दवा भी है और दुआ भी है, तो लगाना चाहिए। खुद मेयर ने मास्क बांटे हैं, सजग रहने की अपील की है। ज्योत्सना, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो क्या है? किन किन जिलों में अब लॉकडाउन फिर से लगाया गया है? रात का कर्फ्यू भी कहीं कहीं लगाया गया है, क्या स्टेटस है इस समय? अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में खास तौर पर जो है लॉकडाउन की तरफ फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी अब धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत नाइट कर्फ्यू जो था वो अब सख्त कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि मेयर ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर लोगों ने जो है वो नियमों का पालन नहीं किया तो फिर से हम लोग लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे। और पूरे महाराष्ट्र में यवतमाल, भंडारा, नागपुर, अमरावती जो विदर्भ की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मुंबई और मुंबई के सटे इलाके और पुणे में, अगर पुणे की बात करें तो पुणे में भी अब जो है पुणे की जो महानगर पालिका है उनको भी बताया गया कि सभी लोगों का जो है वहाँ पे मतलब जो उनके प्रशासकीय अधिकारी है सबका टेस्ट जो है वो रोज़ाना होना अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और फिर से जो है जो नियम जो है वो सख्त किए जा रहे हैं। खुद राज्य सरकार कह रही है, खुद मुंबई की मेयर कह रही है, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की तरफ जाना है कि नहीं जाना है ये लोगों को खुद तय करना है, लोगों को नियमों का पालन करना है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते गए और अगर इसी तरह से लोगों ने लापरवाही बरती तो हम फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि लापरवाही की वजह से ये कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए एहतियात भी बरते हैं। उसके बाद कुछ और ऐसे गतिरोध भी सामने आते हैं। कोरोना के इन बढ़ते मामलों के बाद बीएमसी ने मुंबई में सख्ती बढ़ाई और मार्शल तैनात कर दिए, लेकिन कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां लोग पकड़े जाने पर मार्शल से ही भिड़ गए। कुछ जगहों पर तो बहस और मारपीट की नौबत आ गई है। इन लोगों को मार्शल ने कोरोना नियमों को तोड़ने पर पकड़ा था और तब जुर्माना की भी बात सामने आई थी, लेकिन बात मारपीट तक पहुंच गई थी। इस तरह की तस्वीरें शहर के कई अलग अलग हिस्सों से सामने आई, जहां लोग पहले तो लापरवाही बरतते नजर आए और जब पकड़े गए तो मार्शल से ही मारपीट इन्होंने शुरू कर दी थी। ज्योत्सना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ज्योत्सना, ये तो एक और ही अलग तस्वीर है
लोगों की लापरवाही उन्हीं की दिक्कत खड़ी करेगी, उन्हीं की दिक्कतें बढ़ाएगी, लेकिन वो मार्शल तक से मारपीट पर उतारू हो गए। इस मामले पर क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे इससे निपटा जा रहा है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मार्शल जो है बीएमसी ने जगह जगह पे तैनात किया है। वो इसीलिए तैनात किया है कि ताकि लोग जो है शारीरिक दूरी बनाए रखें, मास्क जो है वो ठीक तरह से इस्तेमाल करें मास्क का। लेकिन कई जगह पर हमने देखा, जैसे हमने तस्वीरें दिखाई कि मार्शल के साथ बदतमीजी हो रही। हम आपको बता दें, इससे पहले भी हमने न्यूज़ 18 पर यह स्टोरी की थी कि मार्शल के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं लोग, क्योंकि मार्शल जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को मास्क इस्तेमाल करने को सूचना दे रहे हैं, तो कई लोग जो होते हैं वो इनकी बात नहीं सुनते हैं। हालांकि बीएमसी ने उनको अथॉरिटी दी है कि उनका फ़ोटो खींचा जाए और उनके ऊपर 200 रुपये का जुर्माना किया जाए। हम आपको ये भी बता दें कि जब कोरोना हाई टाइम पे था, जब ज़्यादा बहुत मामले थे, तब मार्शल जो है वो 1000 रुपये का जुर्माना लेते थे। लेकिन अब जो है वो कीमत कम कर दी गई है, जुर्माने की रकम जो है वो कम कर दी गई है, क्योंकि लोग जो है इस बात का सीरियसनेस समझे। लेकिन लोग जो है वो 200 रुपये के जुर्माने को लेकर भी बात का सीरियसनेस नहीं समझे। लोग मास्क ठीक से नहीं लगाते हैं, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर जो बीएमसी की तरफ से जो मार्शल तैनात किए हैं, उनके साथ भी लोग बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो ट्रैफिक में, अगर आप देखेंगे कि ट्रैफिक में जो लोग अपनी गाड़ियों में बैठे होते हैं, वो लोग भी मास्क ठीक से नहीं लगाते। मुंबई बीएमसी की तरफ से बताया गया है कि आने वाले समय में और 800 मार्शल मुंबई में जगह जगह पर तैनात रहेंगे। यानी भले ही मार्शल के साथ इस तरह की बदतमीजी हो रही हो, मारपीट हो रही हो, लेकिन सख्ती तो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि बगैर सख्ती के कोरोना से निजात नहीं पाया जा सकता। लेकिन सरकार भी अब एहतियाती कदम उठा रही है। कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग होने की दावा किया है और इस बैठक में सख्त फैसले लिए जाने की भी उम्मीद जताई है। पुणे हो या मुंबई हो, नागपुर और विशेष रूप से अमरावती, यवतमाल, तो बहुत सारे जिलों में अभी ये कोरोना का बढ़ते जा रहा है। हमने जिलाधिकारी को सूचित किया है कि आपके स्तर पर जो निर्णय लेना है लॉकडाउन के लिए या वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए, वो आप करें। और महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भी यही रहेगी आगे में चलकर कि नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में हम लोग सोच रहे। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आगे मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में कुछ कड़क निर्णय लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि इसी से जुड़े कई और अहम मामले भी सामने आ रहे हैं। कोरोना के मामलों पर बीएमसी ने तो सख्ती बढ़ा दी है। बीएमसी के अधिकारियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है, कई लोगों को बिना मास्क के पकड़ा है। बांद्रा के एक बार में भी की गई छापेमारी में 100 से ज्यादा लोगों को बिना मास्क के पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में 50,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। ज्योत्सना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ज्योत्सना, बार में भी छापामारी हो रही है, बात इसलिए क्या मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अब नाइट कर्फ्यू की भी बात करनी पड़ेगी? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले, मतलब अगर 15-20 दिन पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं मुंबई में नाइट कर्फ्यू जो लगवाया गया था, जो सख्त था, उसको प्रशासन की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो है थोड़ी सी ढिलाई दी गई थी। और होटल्स और रेस्टोरेंट, बार जो है उनका 11 बजे का समय 1 बजे तक कर दिया था। लेकिन जैसे ही लोगों की लापरवाही हमको नज़र आई और जैसे ही लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए मुंबई बीएमसी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई करते हुए अब मास्क बिना मतलब जो इस्तेमाल नहीं कर रहे वो लोग भी, और जो बार हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, हालांकि बार, रेस्टोरेंट, होटल्स के मालिक जो है, जो वो चलाते हैं, वहाँ के जो स्टाफ है, उनको सख्त बीएमसी ने कहा है कि कोरोना के सभी नियमों का आपको पालन करना है। लेकिन इसके ये सख्ती तो दिखानी ही पड़ेगी। अगर लोग लापरवाही कर रहे हों तो चाहे कोरोना से निपटना हो या फिर अपने इर्द गिर्द के कुछ दुश्मनों से, और ऐसा ही करने की कोशिश भारत की ओर से भी की जा रही है। भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद पर मोल्डो में 10वें दौर की बैठक में लद्दाख में पेंगोंग झील के अलावा दूसरी विवादित जगहों से सेना हटाने पर चर्चा हुई है। ये बैठक करीब 16 घंटे तक चली है। मोल्डो में कल सुबह 10 बजे शुरू हुई बैठक देर रात 2 बजे तक चलती रही। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की खबर है कि इस बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग में सेना के हटने पर चर्चा की गई है और बैठक को लेकर सेना की ओर से आज आधिकारिक तौर पर कोई बयान भी बहुत जल्द आ सकता है कि आखिर इस बैठक में किस तरह की चर्चा हुई और किस बात पर सहमति बनी है। तकरीबन 16 घंटे तक ये चर्चा चली है। कल दिन में 10 बजे ये बैठक शुरू हुई मोल्डो में
और रात 2 बजे तक ये बैठक चलती रही। भारत और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ये बेहद अहम बैठक हुई थी। जिन मोर्चों पर तैनाती है वहां से पीछे हटने को लेकर ये बातचीत थी और उसमें कहां तक कामयाबी मिली है उसकी आधिकारिक जानकारी सेना की ओर से दी जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम से पहले ही इसके बारे में आधिकारिक घोषणा की जाएगी। बताया जा सकता है कि 16 घंटे चली बैठक में आखिर हुआ क्या, लेकिन यह बेहद अहम है जब भारत भी चाहता है कि अगर बातचीत से इस तरह से समझ आ जाए तो ठीक, वरना हम अपनी सीमा पर पूरी मुस्तैदी से तो तैनात ही रहेंगे। लेकिन जिन इलाकों में जबरन कब्जे वाली स्थिति है वहां से पीछे हटने के लिए भी चीन को मजबूर किया गया है, साफ साफ संदेश दे दिया गया है। जो कल बैठक 10 बजे शुरू हुई है वो रात 2 बजे तक चलती रही। तकरीबन 16 घंटे तक कमांडर स्तर की ये एक बार फिर बातचीत हुई है। ये बेहद अहम है कि 10वें दौर की ये बातचीत थी, यानी इससे पहले 9 बार इसी तरह से बातचीत होती रही है। इस बार तो चाइना की ओर से पेशकश की गई थी कि ये बातचीत हो। दरअसल जहां जहां पर भी सशस्त्र बलों की नियुक्ति है, क्या वो उचित है, क्या उससे पीछे हटना मुनासिब नहीं होगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। लेकिन एक बार फिर चीन की साजिश बेनकाब हुई है। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए एक वीडियो जारी किया है। चीन का दावा है कि इस वीडियो में गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष की तस्वीरें हैं। हैरानी तो इस बात की है कि इस वीडियो को चीन ने ही बनाया है। 9 महीने तक पूरी दुनिया से ये इसे छिपाता रहा और अब भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की नीयत से उसने अपने अखबार के जरिए इसे रिलीज भी किया है। लेकिन चीन की ये चालबाजी पकड़ी गई, क्योंकि जिस वीडियो को चीन ने अपनी साजिश का जरिया बनाया था, चीन खुद उस जाल में उलझ कर रह गया। आज हम आपके सामने चीन के उस बनाए हुए प्रोपेगेंडा वीडियो के छिपे हुए राज भी लाने वाले हैं कि चीन की गलवान साजिश के उस प्लान बी का हर पहलू दरअसल था क्या। अपनी चाल से चित हुआ चीन, अपनी साजिश में फंसा चीन, अपने चक्रव्यूह में घिरा चीन। चीन है कि मानता नहीं। एलएसी पर भारतीय रणबांकुरों के हाथों पिटने के बाद आखिरकार चीन फिंगर 8 के पीछे हटने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन अभी भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल चीन एलएसी पर भारत से मिली हार को मानने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा अब उसने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। प्लान बी यानी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार। हैरानी तो इस बात की है कि चीन का तमाम सरकारी तंत्र उसकी इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। इससे पहले कि हम आपके सामने चीन की साजिश को बेनकाब करें, आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें चीन की साजिश छिपी हुई है। ये वो वीडियो है जो ये साबित कर रहा है कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच हुआ खूनी संघर्ष चीन की ही बुनी साजिश का एक हिस्सा था। इस वीडियो के जरिए चीन ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने एलएसी को पार किया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस वीडियो को रिलीज किया है। चीन के नीति के अनुसार उनकी जो 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है उसके अधीन राजनीतिक और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये 2 एक आले हैं जिनके अंतर्गत वो प्री काइनेटिक वॉरफेयर को आयोजित करता है। तात्पर्य ये हुआ कि पब्लिक ओपिनियन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और लीगल वॉरफेयर, ये 3 टूल के माध्यम से लड़ाई से पहले की जो कार्रवाई है
ये चीन की स्ट्रैटेजी का एक अभिन्न अंग है अभी। चीन का दावा है कि ये उस जगह का वीडियो है जहां गलवान घाटी में भारत और चीनी सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। ये वीडियो नदी के पास खड़ी एक ट्रेन नुमा बड़ी मशीन की तस्वीर से शुरू होता है। वीडियो की दूसरी तस्वीर में 2 भारतीय जवानों को नदी पार करते हुए दिखाया जा रहा है। इस वीडियो के अगले हिस्से में भारतीय जवान नदी के पास बने एक टेंट के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। फिर अचानक वहां दोनों देशों के सैनिकों का हुजूम दिखाई देता है और वीडियो के अगले फ्रेम में भारतीय सैनिक नदी पार करते हुए दिखाई देते हैं। अब वीडियो में चीन की सेना के 3 फौजी और भारत का एक जवान दिखाई दे रहा है। इसमें चीन सेना का अफसर अपने जवान से कुछ कह रहा है। शायद वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि ये चीन का इलाका है। वीडियो एक बार फिर कट होता है और अब वीडियो में ये दिखाया गया है कि निहत्थे चीनी सैनिक भारतीय जवानों को नदी पार करने से रोक रहे हैं। और भारतीय सैनिक हाथों में डंडे लिए उनसे भिड़ रहे हैं। अब वीडियो के अगले हिस्से में ये साबित करने की कोशिश की गई है कि चीनी अफसर दोनों देशों के सैनिकों के बीच घिरे हुए हैं। इस बीच चीनी सैनिक हाथापाई के लिए तैयार होते दिखाई देते हैं। वीडियो एक बार फिर कट होता है और अचानक दिन से रात हो जाती है। अब वीडियो में रात के अंधेरे में गाड़ियां चलती दिखाई देती हैं और अचानक फिर वीडियो में दिन वाली जगह में रोशनियां चमकती दिखाई देती हैं। अब वीडियो में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है और वीडियो के आखिरी हिस्से में चीनी सैनिक हाथों में डंडे और शील्ड पकड़े दिखाई देते हैं। गलवान के बाद और अभी जब विंटर्स हटने वाले हैं और समर्स आने हैं LAC के साथ, तो चीन दोबारा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के तहत और पब्लिक ओपिनियन शेपिंग करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो वर्ल्ड मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो। तो जो ये वीडियो अभी निकले हैं, जो पारित हुए हैं, जिसमें कि चीन बोल रहा है कि भारत ने पहल की है किसी तरह की ट्रांसग्रेशन की, ये एक उस नीति के अनुकूल राजनीतिक तौर पे और आपके ओपिनियन शेपिंग के तौर पे वो कर रहा है। दरअसल ये वीडियो चीन की उसी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत उसने गलवान घाटी में LAC पार कर भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत की थी। जानकारों का भी मानना है कि यह वीडियो चीन की साजिश का ही हिस्सा है। इस वीडियो को ग्लोबल टाइम्स ने रिलीज किया है। पूरी दुनिया जानती है कि ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है। यह वीडियो 1 मिनट और 31 सेकंड का है और इस वीडियो में 18 एडिट कट हैं, यानी वीडियो के हर शॉट को एडिटिंग के रूल्स के हिसाब से 5 सेकंड का रखा गया है। इस वीडियो को रिलीज करने से पहले अच्छी तरह से एडिट किया गया और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान इसमें म्यूजिक का इस्तेमाल भी किया गया। 增援队伍及时赶到，官兵们奋不顾身，英勇战斗，一举将来犯者击溃驱离。 इसके अलावा ये वीडियो टॉप एंगल से शुरू हो रहा है, यानी चीन ने अपनी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को शूट करने की तैयारी कर रखी थी और वीडियो शूट करने के लिए 1 से ज्यादा कैमरों का इस्तेमाल किया गया। इस वीडियो को शूट करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरा वीडियो किसी शख्स ने बाकायदा एक प्रोफेशनल कैमरे से शूट किया है। इस वीडियो पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि चीन ने इस वीडियो को 9 महीने के बाद आखिर अब क्यों रिलीज किया है। कमाल देखिए, चीन ने इस वीडियो को रिलीज करने के लिए जमीन भी तैयार की थी। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी और उनके बयान से पहले चीन के एक और सरकारी अखबार PLA डेली ने गलवान घाटी पर एक रिपोर्ट भी छापी थी। इस रिपोर्ट में चीन ने यह सच कबूल किया था कि गलवान घाटी में उसके 4 सैनिकों की मौत हुई थी। 每一位为国家的主权安全做出牺牲、付出生命的人，我们都会永远铭记。 यही बात जब 9 महीने पहले भारत की सेना के हवाले से सामने आई थी, तब चीन ने तो चुप्पी साध ही ली थी। पूरी दुनिया की एजेंसियां भी खामोशी के साथ चीन की बात को झुठलाने का दम नहीं दिखा पा रही थी। गलवान में चीन के कितने सैनिक मारे गए, कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में हमें? हाँ, तो मैं इसको गेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब ये सिचुएशन हुई तो हमारे जो OPs थे ऊपर बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, उन्होंने देखा कि कई एक
जो चाइनीज़ आर्मी की कैजुअलिटीज़ को उठा के ले जाया जा रहा था, 50 से ऊपर थी, पर वो फेटल थी कि इंजर्ड थे, ये मैं नहीं कह सकता। तो मैं कोई फिगर पे उंगली नहीं रखूँगा, लेकिन काफ़ी उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। जानकारों का कहना है कि चीन इस वीडियो को जारी कर खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन इस वीडियो के जरिए ये जताना चाहता है कि गलवान घाटी में हिंसा की शुरुआत भारत ने की थी, जबकि चीन की फितरत और चालबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर नेथन रूसर का दावा है कि जियो लोकेटर से पता चलता है कि झड़प वाली जगह भारतीय सीमा में 50 मीटर अंदर थी। एक चट्टान पर पहुंचने और नदी पार करने से पहले भारतीय सेना को फुटेज में घाटी के दक्षिण की ओर चलते देख सकते हैं और उनका कहना है कि वीडियो में दिखने वाला पत्थर भारतीय सीमा में हरे रंग से घेरे गए स्थान के पास है। यानी ये वीडियो ये साबित कर रहा है कि चीनी सेना ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की थी। चीन ने इस वीडियो के जरिए गलवान साजिश के प्लान बी के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की जो साजिश रची वो उससे उल्टी पड़ गई है, क्योंकि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि चीन इस वीडियो के जरिए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार भी चीन खुद अपनी ही बुनी साजिश के चक्रव्यूह में फंस कर रह गया है। दरअसल चीन लद्दाख में सीमा पर तनाव शुरू होने के बाद से ही चौतरफा घिरा हुआ है। पहले भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई ने चीन के सैनिकों के हौसले तोड़ दी और फिर पैंगोंग झील से सैनिकों की वापसी पर चीन के उसके अपने ही देश में आलोचना हो रही है, जिसकी वजह से चीन अपने ही घर में घिरा हुआ है। चीन की जनता सेना और कम्युनिस्ट पार्टी से सवाल पूछ रही है कि इतने दिनों से जारी तनाव के बाद आखिर सेना पीछे क्यों लौट रही है। ऐसे में चीन ने बचने और अपने ही लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए ऐसी कायराना चाल चली है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, महाराष्ट्र के पुणे में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से एक बड़ा फैसला लिया गया है। पुणे में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के मामले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे थे और सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई और जिलों में इसी तरह से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही थी और सख्त एहतियाती कदम उठाए जा रहे थे। लेकिन एक बड़ा फैसला पुणे में लिया गया है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए। ज्योत्सना हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्योत्सना, क्या बताया जा रहा है, कब तक के लिए स्कूल बंद हो गए हैं पुणे में? फिलहाल तारीख बताई जा रही है राज्य सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ से। तारीख तक स्कूल, कॉलेजेस और जो कोचिंग क्लासेस है वो बंद रहेंगे। यूपीएससी एमपीएससी पढ़ाई करने वाले जो छात्र रहते हैं उनके क्लासेस शुरू रहेंगे, लेकिन ज्यादातर उनके भी ऑनलाइन होंगे और 50% स्टूडेंट रह सकते हैं क्लास में अगर वो यूपीएससी एमपीएससी कर रहे हैं। तो बाकी जो जितने भी बाकी कोर्सेज के जो कॉलेज और स्कूल है वो 28 तारीख तक बंद रखने के आदेश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं पुणे के पूरे जिले में। बड़ी खबर है इस वक्त की, 28 तारीख तक पुणे जिले में तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। जो कोचिंग सेंटर हैं वहां ऑफलाइन पढ़ाई हो सकती है या फिर ज्यादा से ज्यादा 50% ही छात्रों की मौजूदगी हो सकती है। लेकिन ज्योत्सना, ये जो फैसला लिया गया है पुणे में, इसके अलावा और किस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं? कितना बड़ा आंकड़ा कोरोना मरीजों का अब ताजा सामने निकल कर आया है? पुणे की अगर बात करें तो पुणे में अभी जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 11 से 6 बजे तक जो है, हालांकि नाइट कर्फ्यू ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन 11 बजे के बाद सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 11 से 6 आप बेवजह सड़क पर नहीं घूम सकते हैं, कहीं न कहीं ये नाइट कर्फ्यू ही है। दूसरी बात यह है कि पुणे में माइक्रो कंटेनमेंट जोन फिर से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जहां पर भी कोरोना के मरीज 5 से 10 से ज्यादा अधिक पाए जाएंगे, फिर वो चाहे इमारत हो चाहे चॉल सिस्टम वाले घर हो, जहां पर भी 5 या 10 से ज्यादा मरीज पाए जाते हैं पॉजिटिव, वहां पे माइक्रो कंटेनमेंट यानी कि वो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही 11 बजे के बाद होटल और रेस्टोरेंट, बार ये सब बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
शादी समारोह, किसी भी कार्यक्रम रहेगा, राजकीय कोई पॉलिटिकल रैली रहेगी, वहां पे 200 लोगों की मौजूदगी की मतलब 200 लोग ही मौजूद रह सकते हैं और सभी तरह के कार्यक्रम को पुलिस की लिखित अनुमति जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन ये बड़ा फैसला लिया गया है ज्योत्सना, महाराष्ट्र के पुणे में, जहां 28 तारीख तक के स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला कर दिया गया है। होटल भी रात 11 बजे तक ही खुले रह सकते हैं। जो रात में बेवजह घूमे उन पर सख्त कार्रवाई होगी।